नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूं कर्तव्य पथ। सामने आपको कर्तव्य पथ दिख रहा है, इधर पार्लियामेंट और इधर इंडिया गेट। यहां से मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गुलशन खत्री जी। गुलशन खत्री जी नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर रहे हैं और इनसे आज आप बात करेंगे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल हो गया है। गुलशन जी, 1 साल हो चुका है रेखा गुप्ता जी को, तो ये हम बात करेंगे कि एक तो उन्होंने 1 साल के भीतर इस सरकार का क्या उपलब्धि आपको दिखती है, दूसरा इनके साथ चुनौतियां क्या है सरकार के सामने मुख्य तौर पर। देखिए, रेखा गुप्ता 20 फरवरी के आसपास जो है उनको 1 साल हो गया उनकी सरकार को। जो अगर हम पिछली सरकार केजरीवाल सरकार से तुलना करें उनके, तो इसकी प्लस पॉइंट जो है वो मैं बताता हूँ कि रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट के लोग सड़कों पर नजर आए हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत है कि लोगों को पता है कि कौन मंत्री है, कौन कितना काम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, रेखा गुप्ता सरकार ने जो काम शुरू किया है, जो मुझे लगता है कि उन्होंने पहला काम पकड़ा है डीसिल्टिंग का, वो मुझे नहीं लगता पिछले 10-12 साल में मैंने कभी देखा हो कि गलियों में सड़कों पे ये काम चल रहा हो। ये काम शुरू हुआ है पिछले 1 साल में और काफी जगह पे किया भी गया है। तो मुझे जो लगता है कि इस सरकार का पहला फोकस यही है कि बारिशों में जब पानी आए तो सड़कों पर इकट्ठा ना हो। और मुझे लगता है कि ये रेखा गुप्ता या बीजेपी सरकार ने सबक सीखा है केजरीवाल सरकार से, क्योंकि पिछले साल जब केजरीवाल सरकार का लास्ट टर्म चल रहा था, उन दिनों में मानसून के दौरान दिल्ली की सड़कों पर पानी बहुत भरा था, लोग बहुत परेशान थे। और उससे पहले गर्मियों में पेयजल की समस्या थी, तो डूब जाती थी। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या थी, लोग इससे प्रभावित हुए थे। और कहीं ना कहीं केजरीवाल की हार का या आम आदमी पार्टी की हार का एक वजह ये भी थी। इससे मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता सरकार ने सबक लिया है और इस पे काम शुरू किया है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि 1 साल में या 1.5 साल में ये काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा काम है ये और इसको इतनी आसानी से पूरा किया नहीं जा सकता। फिर भी इन लोगों ने डीसिल्टिंग का काम शुरू किया है। अभी नई पाइपलाइनें बिछानी या पानी का जल भराव वाले पॉइंट्स को पहचान के उनकी पानी की निकासी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसमें लंबा टाइम लगता है और उस पर काम शुरू हुआ है। लेकिन अभी उसमें उसका फायदा जो दिल्ली वालों को मिलने में 1-2 साल लग सकते हैं। लेकिन तब तक ये डीसिल्टिंग हुई है तो सीवर में से मिट्टी निकल गई, नालियों में से मिट्टी निकल गई, तो जो पानी रुक जाता था सड़कों पे, कम से कम उससे रिलीफ मिल जाएगी, जो उम्मीद की जा रही है। दूसरा, इन्होंने बुनियादी तौर पर जो काम किया है, दिल्ली में 2 जिले बढ़ा दिए। तो उसका फायदा ये होगा कि छोटे जिले हो गए और उसमें प्रशासन जो है अच्छे तरह से काम करेगा। और इन्होंने ये भी तय किया है कि उनको मिनी सचिवालय की तरह ही देखा जाएगा जो डीएम ऑफिस है। तो अब तक डीएम ऑफिस को लोग सिर्फ सर्टिफिकेट बनवाने के तौर पर ही जानते थे, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है या कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है या कोई बेनिफिट लेना है, उसको मानते थे। लेकिन इन्होंने उस स्तर को छोड़ के इसको मिनी सचिवालय की तरह बनाया है ताकि लोग वहीं जाएं और अगर कोई समस्याएं वहां से सॉल्व नहीं होती तो लोग दिल्ली सचिवालय आए, अदरवाइज वहीं पे ही रहे। तो ये 1-2 बड़े काम इन्होंने किए हैं। हालांकि यमुना पे भी इन्होंने काम शुरू किया है, लेकिन उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जो 2 बड़े काम है वो ये किए हैं। कुछ सड़कों पे भी काम शुरू हुआ है, हालांकि मुझे लगता है कि अभी उस पर और ज्यादा जोर देने की जरूरत है। हो सकता है इनकी कुछ और प्लानिंग हो, लेकिन सड़कों पे अभी इनको काम करने की जरूरत है। बसेस कुछ आई हैं, हालांकि बसेस उनमें से बहुत सारी वो बसें हैं जो पिछली सरकार ने ऑर्डर किया था, उनमें से कुछ आ गई थी, तो बसें लाई जा रही हैं। थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इन लोगों का जोर है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के 1 साल में इनका कामकाज ठीक ठाक रहा है। इसमें जो है बहुत खराब हम नहीं मान सकते हैं। उन्होंने अपने स्तर पर जो चीजें की जा सकती हैं वो की है। और चुनौतियां या नया जो उनके सामने एक देखिए क्या करना चाहिए, देखिए जो मैनिफेस्टो में था। रेखा गुप्ता सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। उनसे पहले दिल्ली में जब से विधानसभा बनी है तो मुख्य तौर पर 3 कार्यकाल रहे हैं। एक
मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का कार्यकाल, वो बीजेपी का, उसमें साहिब सिंह वर्मा भी थे, सुषमा स्वराज। दूसरा बड़ा कार्यकाल था शीला दीक्षित का, और तीसरा अरविंद केजरीवाल का। मदन लाल खुराना के कार्यकाल में हम लोग उपलब्धियों के तौर पर देखते हैं कि वो पूरी दिल्ली को जानते थे, हर गली को जानते थे, उन्होंने वहां पे जो है बुनियादी चीजें शुरू की हैं। और मुझे याद है कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने पहले 100 दिन लगातार नई घोषणाएं की थी, जिन पर काम शुरू किया था। पहले 100 दिन में रोज एक नई घोषणा करते थे और उस पर काम शुरू करते थे। उसके बाद शीला दीक्षित सरकार आई तो उनकी पहचान फ्लाईओवर्स को लेकर बनी, मेट्रो को लेकर बनी। मेट्रो का कुछ क्रेडिट खुराना, साहिब सिंह वर्मा को भी जाता है कि उनके टाइम में कंपनी बनी थी और बाद में काम शुरू हुआ था। लेकिन शीला दीक्षित को डेवलपमेंट करने के तौर पर जाना जाता है कि उन्होंने शहर का बहुत अच्छी तरह से विकास किया है। लोग आज भी याद करते हैं, सड़कें बनी है, फ्लाईओवर्स बने हैं, मेट्रो आई है, उसका विस्तार हुआ है। उसके बाद तीसरा कार्यकाल था अरविंद केजरीवाल सरकार का, जिसमें आतिशी भी कुछ टाइम मुख्यमंत्री रही है। लेकिन इन लोगों ने स्कूलों को डेवलप करने पे जोर दिया है, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, तो ये उनकी एक तरह से ट्रेडमार्क बन गया है। अब इस सरकार के सामने चुनौती ये है कि ऐसा क्या बड़ा कदम उठाया जाए कि उनकी पहचान भविष्य में ये जाना जाए। तो इन लोगों के सामने दो बड़े काम हैं, एक यमुना की सफाई और दूसरा पॉल्यूशन। और इसके अलावा ड्रेनेज वाला, जैसा मैंने आपने को बताया, उसमें मास्टर प्लान जो है उस पे काम इन्होंने शुरू किया है। लेकिन दो बड़े काम है, अगर यमुना को साफ कर लेते हैं और दूसरा पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये इनके लिए एक बड़ा ट्रेडमार्क हो जाएगा, रेखा गुप्ता सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए। तो इसमें यमुना में सफाई में भी सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बोट चल गई या नदी के किनारों को अच्छा बना दिया, उससे काम नहीं चलेगा। जो वास्तविक काम है, जो असली काम है, वो बड़ा चुनौती वाला काम है कि जो नाले गिर रहे हैं उनके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, ताकि उसका गंदा पानी जो है वो साफ करके यमुना नदी में डाला जाए। उसके लिए एक और प्लान इनको करना पड़ेगा कि जो सीवरेज से ट्रीट करके पानी हो उसको हम हरियाणा को दे दें, वहां सिंचाई में काम आए और बदले में वहां से पानी ले लें। तो दिल्ली में पेयजल की समस्या भी थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, हरियाणा को भी बदले में पानी मिलेगा और यमुना भी साफ हो जाएगी। तो ये अगर ये काम कर लेती है बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार, तो ये इनके लिए एक ट्रेडमार्क होगा फ्यूचर के लिए। जैसे आज लोग शीला दीक्षित को याद रखते हैं, साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना को याद रखते हैं, वैसे ही इनको भविष्य में याद किया जाएगा कि उन्होंने ये बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया था। और इसमें ये एक अच्छी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, खुद प्रधानमंत्री वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इन्होंने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था, अगर ये कर लेते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर ये कामयाबी हुई तो अगले चुनाव में विपक्ष को और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है इनके मुकाबले। अच्छा, इसमें ये भी बताइए कि जैसे अरविंद केजरीवाल सरकार थी, उससे बहुत सी चीजें मुफ्त में बांटी। इस सरकार को उस बजट को मैनेज भी करना है, हालांकि कुछ कर रहा है, जैसे वो पिंक कार्ड ले आया है डीटीसी में महिलाओं के लिए, और इस तरीके से वो क्या किसी कट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे किसी योजना को, या फिर और बढ़ाने की कर रहे हैं, या यथावत इतना ही रखेंगे? ये क्योंकि पता है बजट में किसी भी सरकार का कितना भी बड़ा बजट हो, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, इन लोगों को पता है। पिछली सरकार जो केजरीवाल सरकार थी, उन्होंने मुफ्त की योजनाओं को लागू किया और उसका उनको बेनिफिट भी मिला। ये लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट के आधार पर हो। इनका जो वोट बैंक है वो डेवलपमेंट चाहता है, उनका और इनके वोट बैंक में थोड़ा अंतर है। तो ये लोग चाहते हैं कि वोट बैंक को हम अपने वोट बैंक को एड्रेस कर सकें, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, तो जाहिर है पैसे की कमी होगी, उसको कहां से भरपाई करें। ये भी नहीं चाहते कि जो योजनाएं हैं उनको एक झटके में बंद कर दिया जाए और विपक्ष को शोर मचाने का मौका मिले और इनके खिलाफ माहौल बने। इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि उस सुविधा को जारी तो रखा जाए, लेकिन तार्किक तरीके से लागू किया जाए। जिन लोगों का अधिकार है उनको ही ये इसका फायदा मिले। इसीलिए उन्होंने कि बस में पिंक कार्ड के लिए किया है, क्योंकि अब तक ये है कि दिल्ली से बाहर से लोग जो भी आते हैं वो सभी को फ्री में होता है, लेकिन अब पिंक कार्ड होगा तो जाहिर सी बात है कि जो लोग पिंक कार्ड बनवाएंगे वो अपना सबूत देंगे और उन्हीं को ही बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मोटा मोटी अगर 25% भी कम हो गए तो इनको वहां बजट में रिलीफ मिलेगी उसमें। इसी तरह की और योजनाओं में भी मुझे लगता है कि ये लोग कुछ इस तरह का प्लान करेंगे कि जो सही लोग हैं उनको मिले, लीकेज को रोकें, जो अच्छे खासे समृद्ध
वर्ग के लोग हैं और चुपके से इस योजना का लाभ लेते हैं, उनको कट डाउन किया जाए, सिर्फ गरीबों को ही उसका फायदा मिले, तो ये योजना लाके मुझे लगता है कि अपने बजट को भी ठीक कर सकते हैं और जो तार्किक तरीके से जिनको मिलनी चाहिए सुविधा या सब्सिडी उनको दी जाए। अच्छा, दिल्ली को सांस लेने लायक कैसे बनाएंगे ये लोग? कुछ महीने रहते हैं जैसे बारिश के बाद, या थोड़ा सा ये समझिए अगस्त तक तो थोड़ा बहुत ठीक रहता, उसके बाद फिर पॉल्यूशन आजकल भी कैसे इसको कैसे देखिए, पॉल्यूशन की समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली के अंदर अगर हवा ठीक कर लेंगे और पड़ोस में ठीक नहीं है तो एनसीआर में तो पूरी हालत, तो इसके लिए पूरा एनसीआर प्लान पे काम होना चाहिए। दिल्ली सरकार अपने स्तर पर 2-3 चीजें कर सकती है। एक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छी तरह सुलभ कर दे, बहुत सस्ते दाम पे उपलब्ध करा दे, ताकि जो लोग चाहते हैं, जो लोग मजबूरी में प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो ना करें। उनके लिए अलग अलग तरह की बसें हो सकती हैं, जो बहुत ज्यादा पैसा दे के भी बस में जाना चाहते हैं उनके लिए लग्जरी बस का भी किया जा सकता है, आम आदमी के लिए नॉर्मल बस रखी जा सकती है, तो वो अलग अलग तरीके कर सकते हैं। ये अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देते हैं तो वो अच्छी बात है। दूसरा, ये कैब सर्विस है। अगर आप देखें तो बहुत सारी घर की महिलाएं हैं जो जॉब करती हैं, उनके पास पैसा है लेकिन उनके लिए मजबूरी ये है कि वो बस में नहीं जा सकती हैं, टाइम पे उनको पहुंचना है। तो अगर हम सरकार टैक्सी सर्विस को अफोर्डेबल कर देती है तो वो लोग गाड़ी लेने की बजाय कैब में जाना पसंद करेंगे। उसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं ला सकती है। सरकार ने भी एक कैब शुरू की है, भारत वाले सब्सिडी दे सकते हैं इनके लिए, जो कमर्शियल चार्जेस हैं वो कम किए जा सकते हैं, ताकि कैब की जो है रेट कम हो जाए और आम आदमी जो है उसका इस्तेमाल कर सके। उसके लिए कुछ रेगुलेशंस ला सकते हैं ताकि हर आदमी को कैब टाइम पर मिले, उसमें हेरा फेरी ना हो, तो वो इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा काम है वो एमसीडी की मदद से, दिल्ली में सड़कों पे बहुत सारा मलबा रहता है, बहुत सारी मिट्टी रहती है, डस्ट रहती है। अगर इस चीज को काबू कर लिया जाए, डस्ट खत्म कर दी जाए, उठा ली जाए, उसमें सड़कों पे रेगुलर सफाई हो जाए, छिड़काव हो जाए, तो बहुत सारी समस्या इस दोनों चीजों से हल हो सकती है और कंट्रोल तो हो ही सकती है। खत्म ना हो पॉल्यूशन, लेकिन कंट्रोल हो सकता है। तो अगर ये दो चीजें भी हो जाए तो काफी राहत मिल सकती है दिल्ली वालों को। तो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की रेखा गुप्ता यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में दिल्ली के लिए कुछ अच्छी जो है सांस लेने लायक हवा उपलब्ध करा सकेगी और यमुना को भी ऐसे कर सके कि छठ पूजा में लोग ठीक से नहा सके। तो ये थे गुलशन खत्री जी। इस मुद्दे पर आप भी अपने कमेंट बॉक्स से लिखिएगा, और या किस मुद्दे पर आप दिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जल्दी आएंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।